नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो कि बीपीएससी जीएस 1 पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह जो पीडीएफ है आस्था आईएएस का नोट्स है और बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और इसको हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह को सबसे पहले समझने के लिए इसका एक रूपरेखा बनाना होगा कि आखिर चंपारण सत्याग्रह को किन किन भागों में बांट के हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो जैसे कि कोई भी सत्याग्रह होती है या कोई भी विद्रोह या आंदोलन होती है तो उसके पीछे उसका रीजन होती है, उसके कारण होती है। बिना रीजन के कोई भी घटना नहीं घटती है। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होती है, मोटो होती है। लोगों का असंतोष होता है, कहीं न कहीं लोगों को सताया जा रहा होता है, जिससे लोग हिंसक हो जाते हैं या फिर अहिंसक किसी भी तरीके से वो क्रांति करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह भी एक तरह से क्रांति ही है, भले ही वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और वो अहिंसक तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह होने से पहले आखिर क्या समस्या थी, किस रीजन से ये सत्याग्रह की आवश्यकता पड़ी, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, गांधी जी इस आंदोलन में जुड़े तो आखिर कैसे जुड़े, किसके कहने पे जुड़े, कौन उनको बुलाने गया था, क्योंकि उनको तो उस समय नहीं था ना, इतना डिजिटली डेवलप नहीं था कि हर घटना सबको पता चले। तो उस टाइम लोग संचार के माध्यम से या खुद जा करके इनविटेशन देते थे, बुलाते थे, अवगत कराते थे राष्ट्रीय नेताओं को, ठीक। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ तो इसका क्या निराकरण हुआ और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है। आखिर चंपारण सत्याग्रह के आगे आने वाले समय में हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को क्या इसका प्रभाव या इम्पैक्ट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जो समस्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह का उत्तरी बिहार के तिरहुत प्रमंडल, उत्तरी बिहार का तिरहुत प्रमंडल, जो कि अभी बिहार में सबसे बड़ा प्रमंडल है यह तिरहुत, जिसमें कि चंपारण आते हैं, गोपालगंज, पश्चिम पूर्वी चंपारण, शिवहर, ये सब एरिया इसमें आता है। तो इस तिरहुत प्रमंडल में चंपारण एक ऐसा स्थान था जहां पर लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था। असंतोष का रीजन क्यों था? क्योंकि इनके जो बगान मालिक थे, कृषक के जो जमींदार थे या इनके जो मालिक थे, ये इनको कहीं न कहीं इन पे बहुत ज्यादा बोझ कर का लाद दिए थे, ऊपर से भी ज्यादा। चंपारण का अधिकांश क्षेत्र 3 भूस्वामियों के अधीन था। 3 तरह के भूस्वामी थे और उन लोगों के अधीन मैक्सिमम वहां की जमीन थी चंपारण की, और बाकी लोग उस पे किसान के रूप में या मजदूर के रूप में कार्य करते थे। ये स्वामी जो ये भूस्वामी थे वो बेतिया, रामनगर और मधुबन के जमींदार थे। और 3 जगह के जमींदार, एक बेतिया के, एक रामनगर के और तीसरा है मधुबन के। तो इन तीनों जगह के जमींदार के लगभग हिस्से का ये मालिक थे। तो ये तीनों कीवर्ड है, बेतिया, रामनगर, मधुबन, बेतिया, रामनगर, मधुबन। इसको याद कर लेना है, बेतिया, रामनगर और मधुबन, ठीक। तो इन तीनों जगह के जमींदार थे। इनमें बेतिया की जागीर सबसे बड़ी थी। बेतिया, रामनगर, मधुबन में बेतिया की जागीर सबसे बड़ी थी। ये भूस्वामी अपने जागीर की देखरेख स्वयं न करके ठेके पर देते थे, और यह जो भूस्वामी थे, भूमि के मालिक थे, वो अपनी जागीर को, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था ना उनका, तो खुद देख रेख कैसे कर सकता है, एक व्यक्ति एक परिवार नहीं कर सकता ना, तो वो अपना जमीन को ठेके पर दे देते थे। ठेकेदारों ने सबसे प्रभावशाली वर्ग यूरोपीय नील बगान ठेकेदारों का था। और जो ठेकेदार थे तो उन ठेकेदारों में सबसे जो प्रभावशाली वर्ग था, अर्थात कि सब ठेकेदार वो होते हैं ना जैसे पैसा दिए और अपना वो जमीन ले लिए कि हम इस पर अपना जो भी उपज होगा कृषि होगा अपना मुनाफा लेंगे, और बस जो भू मालिक थे उनको अपना कुछ पैसे दे देते थे। तो ठेकेदार ने सबसे प्रभावशाली वर्ग यूरोपीय नील बगान ठेकेदारों का था, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर था जो ठेकेदार थे वो यूरोपीय नील बगान के ठेकेदार थे कि वहां पे नील की खेती वो करवाते थे। यहाँ पर असंतोष का मुख्य कारण यह था कि किसानों को बगान मालिकों से जमीन पट्टे पर लेना होता था, पट्टा।
देखिए कितना मतलब बंदर बाट हो गया। एक तो जमीन किसी और का है, भूमि का स्वामी कोई और है, फिर उनसे ठेकेदार लिए, बगान मालिक लिए, और बगान मालिक से भी फिर किसान अपना क्या करते थे, जमीन को पट्टी पर लेते थे। और फाइनली तो किसान ही खेती करेंगे ना, ये लोग तो बस खून चूसते हैं, पैसे लेते हैं टैक्कर के रूप में। और ये पट्टा इस शर्त पर दिए जाते थे कि उन्हें 1 बीघे के 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य है। और यह जो बगान मालिक थे, जो कि जिनका खुद का भी जमीन नहीं था, ये किसी और का जमीन लिए हुए हैं ठेका पर, और ये खुद वो भी जमीन खेती नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं किसको, तो पट्टे पर दे रहे हैं किसको, कृषकों को, किसानों को। और किसानों को यह कहते थे कि आप लोग को खेती तभी मिलेगी जब 1 बीघे में 3 कट्ठे पर आप लोग नील की खेती करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती की जाती थी, जो उसे अपने सबसे उपजाऊ मिट्टी पर करनी होती थी। और चूंकि 1 बीघे में 3 कट्ठा मतलब 20 कट्ठे में 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, 20 कट्ठा 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। और जगह पे अलग अलग इसका पैमाना हो सकता है, लेकिन जनरली और उसमें 3 कट्ठे पे खेती करना होता था नील की। तो इसीलिए 3/20 या 3 कट्ठिया इसको बना लिया, 1 बीघा में 3 हिस्सा। तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, या फिर कह सकते हैं कि 1 बीघे में 3 कट्ठा पे इनको नील की खेती करनी होती थी। और नील चूंकि सबसे उपजाऊ भूमि पे उगती थी, इसलिए उनको उसमें से भी 20 कट्ठे में से भी 3 कट्ठा चुनना था जो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो। इसी को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। इसी प्रोसेस को 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे खेती को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। किसानों से बहुत ही कम धनराशि पर नील ले लिया जाता था। और जब किसान खेती करके नील उगाते थे, तो उसको भी अपने हिसाब से, अपने मनमाना तरीका से, भले ही उनकी लागत कितनी भी हो, कम धनराशि पे उनसे नील खरीद लेते थे बगान मालिक, और व्यापार करते थे यूरोप में जाकर के। ठीक, 1900 ईस्वी के बाद जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नील का उत्पादन कर दिया। 1900 के बाद जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नील का उत्पादन कर दिया, जिससे क्या हुआ कि विश्व बाजार में भारतीय जो नील थी उसकी मांग धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि किसान यहाँ पे खुद नेचुरल नील उगाते थे और ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता था। और क्योंकि उनसे खरीदा गया वो लागत लगा के उपजाए फिर मार्केट में बेचा जाता था, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाते थे कृत्रिम वाले नील के कंपैरिजन। इसलिए कृत्रिम नील जर्मनी का जो था उसका बोलबाला हो गया। इससे क्या हुआ कि बगान मालिकों को महसूस होने लगा कि नील के व्यापार से उन्हें अब अधिक मुनाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मार्केट में अब कॉम्पिटेंट नहीं रहे हैं। ठीक, परंतु मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों के ऊपर लादना शुरू कर दिया। अब वो खुद ना मैनेज करके बल्कि किसानों से जबरन घाटे मैनेज करवाने के लिए प्रयास करने लगे और अपना उतना ही मुनाफा ये लेते थे। इसके लिए उन्होंने जो रास्ते अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वह उन्हें बड़ा मुआवजा दें तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। और उन लोगों ने किसानों को ये भी कहा कि ठीक है, आप लोग नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कर के रूप में जो है आपका उपज है वो दीजिए, या फिर ज्यादा हमें धनराशि दीजिए, फिर आप लोग नील की खेती से मुक्ति मिल सकता है। और यह मुआवजा इतना ज्यादा लाद दिए थे ना कि किसानों के पास ऑप्शन नहीं था, उनके पास उतनी धनराशियां नहीं होती थी कि वो दे करके इनसे छुटकारा ले सके, और इसी का इन लोगों ने फायदा उठाया। तो मजबूरी में किसानों को फिर खेती करनी पड़ती थी। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। उस समय राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ चंपारण के किसानों की चर्चा की। तो राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण से ही हैं, उन्होंने किसानों की यह दुर्दशा देखी और इसको सोचा कि क्यों नहीं गांधी जी को इस बात से अवगत कराया जाए, क्योंकि गांधी जी हाल ही में 15 में आए हुए थे और इनके दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा कार्यों की वजह से चर्चा था, तो सभी लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तब उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझा गया।
उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु बिहार सरकार के आदेश पर डीएम के आदेश को वापस लेना पड़ गया था। तो चूंकि उनको आदेश दिया गया, लगा सरकार को, गवर्नमेंट को लगी, उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगी कि इनकी उपस्थिति से अशांति हो सकता है और वहां पे विद्रोह का रूप ले सकता है, इसलिए उनको जाने का आदेश दिया गया। परंतु महात्मा गांधी जी ने वापस जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद डीएम का आदेश को वापस लिया गया, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर गांधी जी को वापस जबरन भेज दिया जाता है तो इनको भेजने की वजह से भी क्रांति हो सकती है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बिहार सरकार ने एग्रीगियन कमेटी का गठन किया। बिहार गवर्नमेंट ने एग्रीगियन कमेटी का गठन किया। यह कमेटी का नाम कीवर्ड है, इसको याद कर लेना है। बिहार सरकार ने एग्रीगियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। यह समिति जो है सिफारिश किया कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया जाए और किसानों से जो अवैध रूप से वसूली की गई है उसका 25% हिस्सा वापस लौटा दिया जाए। जो बगान मालिक थे, नील खेती के बगान मालिक थे, उन लोगों ने किसानों से अपना जो जर्मनी के रसायन, नील का रसायन आने से, मार्केट में आने से उनको लॉस हो रहा था, उसको चुकता करने के लिए उन लोगों ने जबरन वसूली की थी। तो वसूली का 25% हिस्सा जो था एग्रीगियन कमेटी के गठन के बाद वो लोग गिल्टी पाए गए और इन लोगों ने लौटाया। ठीक, समिति की सिफारिश को 1919 में चंपारण एग्रीगियन एक्ट के रूप में भी पारित किया गया। तो यह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह के 1917 में होने के बाद 2 साल के बाद 1919 में अधिनियम भी बना दिया गया एग्रीगियन कमेटी का। ठीक है, चंपारण एग्रीगियन एक्ट बनाया गया 1919 में और फाइनली जाकर के किसानों की अंततः जीत उनको प्राप्त हो गई। यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था, जिसका निराकरण करके गांधी जी ने किसानों को स्वयं और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ करके कांग्रेस की सामाजिक पृष्ठभूमि को तैयार किया। गांधी जी स्वयं साधारण जीवन व्यतीत करते थे। गांधी जी ने पैदल व बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। वे किसानों से उन्हीं की भाषा में भी बात करते थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ती गई। इसलिए उन्हें सबसे अधिक सहयोग किसानों से ही मिला था, क्योंकि वो किसानों से उनकी ही भाषा में उनकी जो समस्याएं थी जीवन की उसको समझने का प्रयास करते थे और बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस पे यकीन करते थे महात्मा गांधी जी। इस प्रकार राष्ट्रीय जन आंदोलन में जन सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। गांधी जी के इस सत्याग्रह में अधिकांश सहयोगी शिक्षित मध्यम वर्ग से थे और गांधी जी का जो ये मुहिम चल रहा था उसमें अधिकांश लोग मध्यम वर्गीय और शिक्षित थे। किसानों ने भी उनका साथ दिया था, जिनमें प्रमुख थे महादेव देसाई। ये प्रमुख व्यक्ति के नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें है महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, आचार्य जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और गौरव प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे, जो कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे। इनमें से कुछ नाम तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, राजकुमार शुक्ल जिन्होंने बुलाया उनको, जेबी कृपलानी सब कुछ जानता है, अनुग्रह नारायण सिंह, इनके नाम पर भी एक स्टेशन भी है बिहार में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, गौरव प्रसाद इत्यादि इनके साथ, जो कि चंपारण सत्याग्रह में साथ दिए थे। इन सभी को गांधी जी ने क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में उभारा था और गांधी जी ने इन लोगों को इनके क्षेत्र के रूप में कि अपने आप क्षेत्र का, एरिया का नेतृत्व कीजिए, इसके रूप में इन लोगों को गांधी जी ने तैयार किया, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय आंदोलन और भारत निर्माण में भी सहयोग दिया था और इनका बहुत ही ज्यादा भारत में योगदान रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, संघर्ष में। इस आंदोलन की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो इसके पहले महात्मा नहीं था, इनका सिर्फ मोहनचंद करमचंद गांधी जी थे कहलाते थे, परंतु इस आंदोलन के बाद ही
इस सत्याग्रह आंदोलन कहना बेईमानी होगी, सत्याग्रह कह सकते हैं। इस सत्याग्रह के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसी के साथ ये चंपारण सत्याग्रह पर अगर क्वेश्चन आएगा अभी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसका शॉर्ट नोट्स ही है। और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे PY की, उसमें अच्छे से देखेंगे कैसे एग्जाम इसको लिखना है। अभी ये सिर्फ हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैसे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।